जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, आज हमारा K4 का है लेक्चर नंबर 11। कल हमने अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपको मैंने बेसिक्स पढ़ाते हुए कुछ एसेंशियल्स लिखवाए थे, याद है। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट था ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट्स, याद है ना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस निकाले रजिस्टर पे, देखे क्या लिखवाया था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वो इनफोर्सिबिलिटी, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था उधर ही। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट था क्या, कंसिडरेशन छोड़ देना, इसमें सीक्वेंस में आ जाए, मैंने सीक्वेंस उधर गलत है। एसेंशियल एलिमेंट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कौन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉम्पिटेंट पार्टीज, कौन से पार्टीज, कॉम्पिटेंट, और दूसरे हैं इनकॉम्पिटेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें गाइड कर रहा है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ख्याल करना कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हो, क्या वो पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कैपेबल है। क्या मैंने उसको इनकॉम्पिटेंट तो डिक्लेयर नहीं किया, लॉ ने डिक्लेयर किया है। किसने डिक्लेयर किया है, लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इन लोगों के साथ, तीन लोग मैं बता रहा हूं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। किन किन के साथ, नंबर फर्स्ट माइनर, नंबर सेकंड अनसाउंड माइंड पर्सन, और नंबर थर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब आप कभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का इरादा रखते हो तो अपोजिट पार्टी की जजमेंट करे, एनालिसिस करे, चेक करे कि वो इन तीनों में से तो नहीं है। अगर इन तीनों में हो तो उनके साथ कोशिश ना करे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हमने पढ़ा कि जनाब ठीक है, हम आपकी ये बात हम ख्याल करेंगे, लेकिन हमें बताए तो सही ना कि माइनर किसे कहते हैं। कहता है लॉ, बता देता हूं कौन, माइनर। करे हर वो पर्सन जिसकी एज हो लेस देन 18 ईयर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको क्या कंसिडर करता है, माइनर। हर वो बच्चा जिसकी एज कितनी हो, 18 साल से कम हो, जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस दिन उसकी एज 18 साल से कम हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको क्या ट्रीट करता है, माइनर, ठीक है। तो लॉ कहता है जनाब माइनर के साथ अगर आप कभी एग्रीमेंट कर लो, एम कौन है, माइनर, तो फिर क्या होगा। कह रहे जनाब ए ने क्या किया भाई, क्या किया, ऑफर, या हम कह लेते हैं चलो ऑफर किसने दिया, माइनर ने दिया। किसने दिया, माइनर ने। और ए ने क्या दे दिया, एक्सेप्टेंस। इसने ऑफर दिया और ए ने उसके बदले उसकी ऑफर क्या कर ली, एक्सेप्ट कर। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्या एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हमने क्या कहा था, प्रॉमिस। क्या कहा था, प्रॉमिस। लॉ कहता है जनाब ये जो इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात, इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे जी, कैसे कहते हैं, वाइड एग्रीमेंट, वाइड ए बी इनिशियो। वाइड का मतलब क्या था, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कभी भी नहीं। ये क्या होता है, वाइड ए बी इनिशियो। याद है मैंने कहा था जब एग्रीमेंट के साथ वाइड का वर्ड लग जाए तो ये कौन सा एग्रीमेंट होता है, वाइड ए बी इनिशियो। कौन सा,
void ab initio, an agreement which is not enforceable by law. From the very start जब ये बना रहे थे उस टाइम से लॉ ने आपको बताया था कि इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ एग्रीमेंट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, क्या आएगा, void. जब आप बना रहे थे तब से आपको लॉ ने हमें ये पहले से बताया हुआ है, ये बाद में वाइड एग्रीमेंट नहीं बना, ये फ्रॉम द वेरी स्टार्ट लॉ ने पहले स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वाइड एबी इनिशियो. माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड एबी इनिशियो. अब देखें, अब फॉर एग्जांपल इसको नुकसान हो जाए, इस ट्रांजैक्शन में क्या हो जाए, नुकसान, तो क्या ये कोर्ट में जा सकता है? हाँ, क्या ये कोर्ट के थ्रू अपना नुकसान इन्फोर्स कर सकता है? द आंसर इज नो. इसके साथ इसके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है. वजह क्योंकि ये कौन सा एग्रीमेंट है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट में. तो हम तब जा सकते हैं जब क्या बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ. क्या बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट. अगर इसको नुकसान हो जाए इस ट्रांजैक्शन में तो क्या ये कोर्ट में जा सकता है? जी ये जा सकता है, ये जा सकता है. वजह क्योंकि लॉ एक्ट्स, लॉ जो है माइनर के राइट्स का क्या करता है भाई, क्या करता है, क्या करता है, प्रोटेक्शन. कहता है बच्चे को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप बड़े थे, ये जिम्मेदारी आपकी थी, आपने एग्रीमेंट में एंटर नहीं होना था. वो तो छोटा बच्चा है, वो तो कुछ भी करेगा. हाँ, अगर फिर ये हुआ भी तो आपको नुकसान हुआ तो जज साहब कहेंगे मैं तो आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता. वजह क्योंकि आपने सोचना था. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेजर पर्सन की है. कौन से पर्सन की, मेजर, जिसकी एज 18 साल से ज्यादा. लेकिन अगर आपने ट्रांजैक्शन किया और इस ट्रांजैक्शन में नुकसान किसका हुआ, माइनर का, तो फिर कोर्ट आपसे रिकवरी करेगा. किसके लिए, माइनर के लिए. वजह क्योंकि लॉ किस तरह से एक्ट करता है, माइनर के राइट्स की प्रोटेक्शन. ये गार्डियन है. लॉ माइनर के राइट्स की क्या है, गार्डियन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि बच्चे को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अगर बच्चे को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर मैं इंटरफेयर करूंगा. हाँ, आपका नुकसान होगा तो फिर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा. समझ में आ रही बात? ये हम कौन सी लॉ पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ. कुछ बच्चों के जहन में आता है अच्छा बच्चा चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं होगी, वो क्रिमिनल लॉ है. वो कौन सा है, बिजनेस लॉ में ये चीजें हैं. क्रिमिनल लॉ हम नहीं पढ़ रहे, ये बिजनेस लॉ की मैं बात कर रहा हूं, सिविल लॉ. समझ में आ रही बात? इसमें आप बच्चे के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे और बच्चा आपको नुकसान पहुंचाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूं कि ए ने, माइनर ने उसको क्या ऑफर किया कि जनाब ये जो आपके पास गाड़ी है ना, ए को कहा ये जो आपके पास गाड़ी है ये मुझे सेल कर दे फॉर एग्जांपल ₹2 मिलियन की, 20 लाख रुपए की. और ए की गाड़ी है फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए की. ये कहता है अच्छा बंदा फंस गया, ठीक है. और फिजिक से, फिजिकल जो अपीयरेंस है उसका, ठीक है, उस बच्चे का वो 20-22 साल का लग रहा है, मतलब बड़ा भी लग रहा है, ठीक है. ए ने कहा ये तो चले छोटा नहीं है. इसने इसकी ऑफर क्या कर ली, एक्सेप्ट. क्या दे दिया, कार क्या कर दी भाई, क्या कर दी, ट्रांसफर्ड, ठीक है. और इसने इन एडवांस दे दिया इसको 10 लाख रुपए. कितना दे दिया, 10 लाख. कहता है 10 लाख बाद में दे दूंगा. ए ने कहा ठीक है मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बाद में दे दूंगा. इमने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके ये नादरन एरियाज में गाड़ी इधर ठोकी उधर ठोकी, वापस आया. ए ने कहा मुझे पैसे दे. एम के पास पैसे नहीं थे. ए चला गया कोर्ट में, कोर्ट में चला गया. एम को बुलाया. एम ने शनाख्ती कार्ड रखा जज साहब के सामने. कहते हैं मैं तो माइनर. वकील के थ्रू जाएगा ना तो वकील कहेगा शनाख्ती कार्ड ले आना. शनाख्ती कार्ड तो बना भी नहीं होगा. सर बी वो क्या होता है, फॉर्म बे होता है क्या, वो बी फॉर्म से उसने साबित कर दिया कि ये क्या है, माइनर. अब ए को लॉ कहेगा जनाब क्या वापस कर दो,
10 लाख रुपए, उसने कहा मेरी गाड़ी, कहते बताता हूँ, पहले 10 लाख वापस कर दो, कर दिए। कहते हैं गाड़ी ये कड़ी है ले लो, कहते हैं ये तो अब 10 लाख रुपए की भी नहीं बिकनी, कहता है ये लेना है तो ले लो, ये रिकवरी हो सकती है, जो उसके हाथ में उस टाइम हो माइनर, ये ले लो, इससे ज्यादा मैं माइनर को इन्फोर्स नहीं कर सकता। अगर गाड़ी वो उधर काई से गिरा के ऐसे आ गया, लोकल आ गया, गाड़ी उधर छोड़ गया, गाड़ी जो है ना बह गया सैलाब में, ठीक है, फिर हाली हाथ आया, फिर क्या मिलेगा ए को? कुछ भी नहीं। जो माइनर के पास होगा, लोग कहता है मैक्सिमम वो रिकवर हो सकता है, जो उसके पास नहीं होगा वो रिकवर, लेकिन जो माइनर का है, माइनर ने कितना दिया था? 10 लाख, सारे का सारा क्या करेगा? वापस करेगा, क्योंकि गुनाहगार कौन है? ए। वजह ये समझदार है, ये बड़ा है, इसलिए लॉ ने इसको क्या ट्रीट किया? गिल्टी पार्टी ट्रीट किया कि जनाब आपको सोचना चाहिए था, वो तो छोटा बच्चा है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं कि माइनर के साथ अगर हम एग्रीमेंट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करता है, तो उस एग्रीमेंट की पोजीशन क्या होती? पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट विथ माइनर। जी, माइनर के साथ एग्रीमेंट की पोजीशन क्या होती है? नंबर फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया कि ये क्या होगा भाई, एग्रीमेंट क्या होगा? वाइड एग्रीमेंट, और वाइड एग्रीमेंट को हमने क्या पढ़ा था? वाइड ए बी इनिशियो। नंबर सेकंड बताए जी। नंबर सेकंड है रूल ऑफ एस्टोपल। नंबर सेकंड क्या है? रूल ऑफ एस्टोपल। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, रूल ऑफ एस्टोपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर। एस्टोपल कैसे कहते हैं? डिनाइंग फ्रॉम द ट्रूथ। एस्टोपल का मतलब क्या है? सच को छुपाना, झूठ बोलना, सच को डिनाई करना, ठीक है, ये एस्टोपल का मतलब, झूठ बोलना। क्या बोलना? झूठ बोलना। कह रहे जनाब आप माइनर पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि इसने मुझे कहा था कि मैं मेजर हूं, यहां आ जाए। एक कहता है जनाब मैं साबित कर सकता हूं कि इमने मुझे कहा था, ये शक्ल से 22 साल का नजर आ रहा था, इसने मुझे शनाख्ती कार्ड भी दिखाया, उसमें इसकी एज 22 साल थी। जज साहब ने कहा वो शनाख्ती कार्ड कहां? कहता है वो मैंने बड़ा बाजार से बनाया था, के पीके से 200 रुपए का बनवाया था, जाली शनाख्ती कार्ड है। मेरा फॉर्म बे ये है, नादरा मेरे रिकॉर्ड देख ले, मेरी ये उम्र है, मैं 17 साल का हूं। ये मैं वैसे फिजिक्स से लगता हूं 20-22 साल का, लेकिन मेरी एज क्या है? तो एक कहता है जनाब अब बोले, अब तो उसने मान लिया कि मैंने ये काम किया है। कहता है जनाब लॉ ने लिखा हुआ है रूल ऑफ एस्टोपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर। मैं तो कह रहा हूं, जज साहब कह रहे हैं कि ये बच्चा है, ये कुछ भी बोलेगा, आप उस पर यकीन करोगे? ये तो कहेगा मैं ऐनक वाला जिन्न हूं, तो आप मान लोगे? हाँ, ये तो कुछ भी बोलेगा, ये तो कहेगा जनाब मैं 20 साल का हूं, मैं 22 साल का हूं। कहता है जनाब ये लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि माइनर झूठ बोल के अगर खुद को मेजर साबित करेगा, ये इस पे वो गुनाहगार नहीं होगा, इस पे उसकी पकड़ नहीं होगी। ये लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि रूल ऑफ एस्टोपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर। ये आप पे एप्लीकेबल होगा अगर आपने कभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने झूठ बोला और उसने कल साबित कर दिया। मैंने आपको बोला था ना कि कोर्ट में जज के सामने हम जाएंगे तो हम सच बोलेंगे, तब हमें लॉ समझ में आएगा। माइनर ने मान लिया हाँ मैंने किया था, मैंने झूठ बोल के इसको कहा था कि मैं 20 साल का हूं, ठीक है। लॉ कहता है फिर भी ये गुनाहगार नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ एस्टोपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर। जी अगला रूल ऑफ रेटिफिकेशन। रूल ऑफ रेटिफिकेशन। जी लॉ कहता है जनाब जिस तरह रूल ऑफ एस्टोपल नहीं एप्लीकेबल, इसी तरह रूल ऑफ रेटिफिकेशन इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर। रूल ऑफ रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? सब्सीक्वेंट करेक्शन को कहते हैं। रेक्टिफिकेशन पढ़ा है? हाँ, उसमें आप क्या करते हो?
Error. जो पास्ट में गलतियां की होती हैं उसको क्या करते हो? हाँ, लॉ कहता है जनाब माइनर अपनी गलतियां ठीक नहीं कर सकता जब मेजर हो जाए, जब क्या बन जाए, एट द एज ऑफ मेजोरिटी में इंटर हो जाए, जब एज किससे बढ़ जाए, 18 साल से। किया था किस साल, किस उम्र में माइनर था ना, एज क्या थी हमारे एग्जांपल में 17 ईयर्स। 25 साल का हुआ, ए से मुलाकात हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था अब अब्दुल्ला, ठीक है। ए से क्या हुई मुलाकात, एक को कहा यार वो 17 साल का जब मैं था मैंने आपका नुकसान किया था, गाड़ी आपकी बड़ी ख़राब की थी, तो आपको 8-10 लाख का नुकसान, मैं आपसे वादा करता हूँ ये नुकसान मैं अभी पूरा कर दूँगा। ए बड़ा खुश हुआ, कहते इन राइटिंग दे। एम ने इन राइटिंग में दे दिया कि अब तो मैं तुम्हें देख लूँगा। कहता है 10 दिन बाद नुकसान ले लेना मुझसे। 10 दिन गुजर गए, है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एम, फिर दिल नहीं किया पैसे देने को। कहते जाओ जाओ बस वो मेरा इरादा चेंज हो गया। ए कहता है अब तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा, अब तो तुम बड़े भी हो, मेरे साथ प्रॉमिस भी किया है और इन राइटिंग भी दिया है। फिर ए कोर्ट में चला गया। ए से जज साहब ने पूछा, मैं आपसे पूछता हूं। जज साहब ने पूछा अब्दुल्ला, एम आपको 10 लाख रुपए देगा, आप बदले में क्या दोगे? कुछ भी नहीं, गाड़ी दी थी ना पहले। नहीं पहले नहीं ना, पहले तो बात, पहले तो आपने 10 लिए भी थे ना। एक को कहेगा, कहते वो बात तो छोड़ दे, वो तो क्या है भाई, उसको तो हमने क्या डिक्लेयर किया है, उसका और इसका तो ताल्लुक है ही नहीं। अभी की बात करते हैं, अभी ये एम आपको 10 लाख रुपए का वादा कर रहा है, इन रिटर्न आप क्या दोगे? उसने कहा जनाब मेरा नुकसान। कहता है फिर वही बात, वो नुकसान तो क्या था, वाइड ए बी, वो एग्रीमेंट क्या था, वाइड ए बी इनिशियो, उसको बेस ना बनाओ, वो तो कोई हैसियत है ही नहीं लॉ की। अभी मुझे बताओ, अभी ये 10 लाख देगा तो आप क्या देंगे? वो जो उसने गाड़ी वापस छोड़ के दी थी वो दे दें। कंसिडरेशन नहीं है। क्या नहीं है? कंसिडरेशन। लॉ कहता है जनाब माइनर ने जो माइनॉरिटी में जो काम गलत किए हो उसको बड़ा हो के ठीक नहीं कर सकता। अगर करना चाहे तो करे, लेकिन दूसरी पार्टी उसको थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता। कोर्ट में जाके रेक्टिफिकेशन का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर मैं और आप आज कोई गलत काम करें, ये क्यों लॉ ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मैं और आज मेजॉरिटी एज में कोई किसी को नुकसान पहुंचाए, साल 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद उनको कहे कि हाँ वो जो मैंने नुकसान कराया था वो मैं ठीक कर दूंगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जैसे मैंने कहा इन राइटिंग वो पूरे कर दूं, फिर वो बंदा मुझे और आपको इन्फोर्स कर सकता है थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आ रही बात? लेकिन माइनर को थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ रेटिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर। ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? मेजर के ऊपर, जो लोग क्या हो एट द एज ऑफ मेजॉरिटी। जी नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट पर माइनर एंड एडल्ट माइनर इंसॉल्वेंसी। माइनर इंसॉल्वेंसी, माइनर इंसॉल्वेंसी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में, अभी रहने दे इसको, वो डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जी कॉन्ट्रैक्ट पर माइनर एंड एडल्ट, माइनर एंड एडल्ट जॉइंटली कह रहे हैं माइनर और मेजर लोग मिलके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए तो फिर क्या होगा? ए बी और सी ने मिलके गुड्स परचेज किए फ्रॉम मिस्टर जी, ठीक है, क्या किया इनके साथ, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए तीनों ने, तीनों में एक जो है ये माइनर है। कौन माइनर है? सी। जी मिस्टर जी अपनी अमाउंट किस किस से रिकवर कर सकता है? सिर्फ ए और बी से, सी के अगेंस्ट वो इन्फोर्स नहीं कर सकता थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। जो माइनर के साथ जॉइंटली क्या कहते हैं? जॉइंटली मिलके, तीनों मिलके जी के पास गए कि हम तीनों मिलके आपसे गुड्स परचेज कर रहे हैं और हम वादा कर रहे हैं कि हम तीनों मिलके आपसे पैसे, आपको पैसे वापस करेंगे। फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए देना था, कितना देना था? 6 लाख। ए ने कहा 2 में दूंगा, बी ने कहा 2 में दूंगा, सी ने कहा, यही मतलब बनता है ना, 3 लोग हैं, तीनों मिलके हम आपको वापस करेंगे।
लॉ कहता है मिस्टर जी जो है वो अपने 6 लाख पूरे, 2 लाख ये नहीं कि 2 लाख कम हो जाएंगे, 6 लाख पूरे ए और बी से रिकवर कर सकते हैं, सी से 1 रुपए भी न रिकवर कर सकता है, न सी को थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्स कर सकता। क्लियर जी? अगला Minor's liability for necessaries. नेसेसरी, माइनर लाइबिलिटी फॉर माइनर एंड नेसेसरीज। जी, माइनॉरिटी में अगर माइनर को किसी ने नेसेसिटीज प्रोवाइड की, सप्लाई की, नेसेसिटीज का मतलब क्या है? जरूरियात। जरूरियात में क्या आता है? फूड, शेल्टर, हेल्थ। वो पीपल्स पार्टी वाला नारा है लेकिन उसमें वो नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है ना, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई। वो पढ़ाएंगे सिंधियों को तो फिर उनको वोट देंगे, पागल हो। ये देखे ना 2022 में जो आजकल उधर सैलाब आया हुआ है, कोई मानने वाली बात है? क्या करे, बस अल्लाह माफ करे। माइनर एंड नेसेसरीज करे, अगर कभी माइनॉरिटी के एज में माइनर को कोई नेसेसिटीज प्रोवाइड करे, उसका मामा, ताया, चाचा, मतलब कोई भी ना हो दुनिया में, कोर्ट किसी बंदे को अपॉइंट करे कि जनाब आपने इस बच्चे को क्या प्रोवाइड करनी है? नेसेसिटीज। लेकिन नेसेसिटीज में क्या आता है? ये चीज़। नेसेसिटीज में ये नहीं आता कि आप उनको जो है ना महंगी घड़ी दे दो कि ये लो लाख रुपए की परचेस कर लो, माइनर के खाते में लिख लो कि 10 लाख की मैंने घड़ी दी थी। लग्जरीज नहीं आती इसमें। क्या चीज आती है? नेसेसिटी। तो लॉ कहता है जब ये माइनर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी एज में चला जाएगा, तो ये बंदा जिसने नेसेसिटी सप्लाई किए हैं अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो, स्टेटमेंट क्या कह रहा हूं? माइनर की प्रॉपर्टी है तो ये बंदा किस से रिकवर कर सकता है? माइनर की प्रॉपर्टी से। माइनर फिर भी पर्सनली लायबल किससे? प्रॉपर्टी। और अगर माइनर अपनी प्रॉपर्टी से रिकवरी ना दे तो हाँ फिर कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट फिर माइनर जो अब मेजर बना है उसको ऑर्डर करेगा कि जनाब प्रॉपर्टी से रिकवरी। हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है फिर आप पर्सनली लायबल नहीं हो, लेकिन अगर प्रॉपर्टी है आपकी तो फिर आप इससे रिकवरी दे दो। किसको? जिसने आपको माइनॉरिटी में क्या प्रोवाइड किए थे? बेसिक नीड्स प्रोवाइड किए। पार्शियल रिकवरी हो सके नहीं, टोटल होगी भैया, टोटल नहीं सर, मतलब कि अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ही इतनी ना हो जो, हाँ ना हो तो बस जितनी फिर हो सकती है वही। पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी माइनर। क्या नहीं होगी? पर्सनल। जी अगला, ये तो बता नहीं दी, ये वही है रूल ऑफ रेटिफिकेशन। जी ये रिकवर तभी करेगा जब वो मेजर होगा। जी अगला, नो रेस्टिट्यूशन एक्सेप्ट इन सर्टेन केस। नो रिस्टिट्यूशन। नो रिस्टिट्यूशन का मतलब है नो रिस्टोरेशन। क्या चीज? नो रिस्टिट्यूशन का मतलब नो रिस्टोरेशन। मतलब मैंने वो एग्जांपल मैंने स्टार्ट में बता दिया, अभी पढ़ा नहीं था। जो उसके पास होगा वही उससे रिकवर हो सकता है, जो उसने यूज कर लिया या खर्च कर लिया वो उससे रिकवर नहीं किया जा सकता। जो उसके हाथ में होगा उस टाइम पे वही रिकवर हो सकता है, वही उससे रिसीव किया जा सकता है। कोर्ट उसी का ऑर्डर दे सकता है कि ये वापस कर दो। जो उसके हाथ में नहीं है उसके लिए कोर्ट ना ऑर्डर कर सकता है, न रिस्टोरेशन पॉसिबल है, न रिस्टिट्यूशन पॉसिबल है। ओके जी, पढ़े, शाबाश, रीडिंग करें। हाँ, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस वो आपके उसमें नहीं है ना, कोर्स में नहीं। पहले हुआ करता था, अब नहीं है। उसके 2-3 केसेस है अलग। पॉइंट नंबर 6 में मतलब प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई जॉब करता है तो उसकी सैलरी में से वो ले सकता है। प्रॉपर्टी हाँ, वर्ड लॉ ने प्रॉपर्टी यूज किया। समझ में आ रही बात? नहीं सर वो जब माइनर था तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन अब मेजॉरिटी में नहीं माइनॉरिटी में जो प्रॉपर्टी हो। जी ठीक है। सर अगर वो जानबूझकर मेजॉरिटी केस में प्रॉपर्टी बेच
नहीं तो बेच देना, रिकवरी उसकी होगी, उसको अपना हिस्सा मिलेगा जिसने नेसेसिटी सप्लाई की। उसके बगैर ये कोर्ट अटैच करता है उसके साथ राइट्स, उसके मर्जी के बगैर सेल ही नहीं हो सकता। बिजनेस भी प्रॉपर्टी है ना, उसके माँ बाप की का बिजनेस था, ठीक जब मेजर होगा तब स्टार्ट करें ना, तब उस नहीं, मैंने कहा माइनॉरिटी के टाइम पे जो प्रॉपर्टी है वो उसकी पर्सनल है ना। जब मेजर बनेगा वो बिजनेस कब शुरू करेगा? जब पढ़ेगा लिखेगा 25-30 साल। ये किस एज की मैं बात कर रहा हूँ? जैसे वो कितने साल का होगा? 18 साल। पर्सनल में से नहीं कर सकता। पर्सनल में से नहीं कर सकता जी। पढ़े पढ़े शाबाश, रीडिंग करे, फिर अगला पढ़ते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन। पढ़े पढ़े पढ़े, रीडिंग करे, शाबाश। नहीं नहीं, हाँ कल करते हैं। तो फिर अगला क्या है? डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, मतलब ये दोनों कल कर लें छोटे हैं ना। तो फिर कंसिडरेशन शुरू, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज इसको ख़त्म कर लेते हैं, कल कंसिडरेशन स्टार्ट कर लें। आसान है ना? क्या कहते हैं? कल चले रीडिंग करें, ठीक है, कल कर लेते हैं।